आगे बढ़ते हुए मेरा तारुफ तो मैं छोड़ दिया था। मेरा तारुफ है सैयद अली। वैसे मैं सबसे मोबाइल या फ़ोन में बात किया हूँ। तो मेरा नाम सैयद अली है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैं ट्रेनिंग होते हैं क्या किस तरीके का सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, ये सब हम आपको इसकी इत्तला और इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। और इसके लिए हमारे जो कमेटी मेंबर हैं, तो ये जो कमेटी मेंबर में हमारे एक एक्सपर्ट हैं सादिक अहमद साहब। सादिक अहमद साहब जो हैं रिटायर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर हो चुके हैं और काफ़ी सारी इनकी एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है इनकी। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को ये लाइसेंसिंग के लिए भी हेल्प किए हैं और सेटअप करने के लिए भी हेल्प किए हैं। और हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं सादिक साहब का कि ये आज इनकी जो एक्सपर्ट नॉलेज है और कंसल्टेशन है ये आपके सामने पेश करेंगे और आपको भी इससे फायदा हो सके, ये मेरी गुजारिश है। अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो 10% अंडरस्टैंड खाली किसी से सुनने से अंडरस्टैंड करती है, अगर पढ़े तो 20% अंडरस्टैंड करती है, मगर अगर जाके देखें तो हमें 80% हमें अंडरस्टैंडिंग आती है। तो खाली वर्कशॉप रख के कॉन्फ्रेंस हॉल में रख के करना, उसमें आपको ज्यादा नॉलेज नहीं आएगी। क्या सुनेंगे आप, पढ़ेंगे, देखेंगे, मगर उतनी नॉलेज नहीं आएगी जैसा प्रैक्टिकली जाके देख के कैसा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा बिजनेस होता है, क्यों ऐसा करके। अब जो हम सेलेक्ट करें इंडस्ट्री, ये मेरे दोस्त थे, ये 2000 में उन्होंने 20-22 साल पहले मेरा फर्स्ट लाइसेंस लिया, उन्होंने मेरे पास आके, तब उन्होंने ही से ग्रेजुएट, तब उन्होंने खुद ड्रमा उठा के ढोते थे एक जमाने में। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नई दिल्ली में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना के स्टार्ट किया। आज उन्होंने 40-50 करोड़ के ऊपर कमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप करे हैं, एक 10-15 करोड़ की फैक्ट्री है उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 80% हमारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब क्या है, नया रूल है, नया रूल्स है ना, ये प्लास्टिक रूल्स 1999 से आके हैं प्लास्टिक रूल्स में। तो फर्स्ट लाइसेंस मैं शकील भाई को दिया था पहले, फर्स्ट नए में बहुत कम जने तब लाइसेंस को आते थे। तो आज 2022 है, अब और बहुत सारे स्ट्रिक्ट हैं। अब एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बेसिक किसको कितनी नॉलेज है करके। अब फॉर इंस्टेंस अब ये प्लास्टिक की थिकनेस है कैरी बैग की 99 में 20 माइक्रोन थिकनेस, मिनिमम थिकनेस 20 माइक्रोन करके रूल था। तो लेस देन 20 माइक्रोन को हमें जाके मैं और डीसी हमें सब जाके रेड करके वो प्लास्टिक बैग सीज किए थे। अब आपके बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं प्लास्टिक के बारे में। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अब क्या प्लास्टिक की थिकनेस कितनी होना चाहिए? हाँ 40 बोल रहे हैं, और कोई जानकारी है? हाँ 53। हाँ नहीं 40 नहीं 75 माइक्रोन है एज पर रूल्स प्रेजेंट। जो फर्स्ट में रूल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक रूल्स मालूम होना। प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस 75 माइक्रोन है, वो 20 थी 75 माइक्रोन होगी। ये 75 माइक्रोन जो आप बोले हैं, तो वो थिकनेस है ना, थिकनेस कैरी बैग की जो भी है, वो जो थिकनेस है वो अब दिसंबर तक ही है। वो जनवरी से 120 माइक्रोन्स होने वाली है। रूल्स आ गया है, नए रूल्स आ गया है, 120 माइक्रोन्स होने वाले हैं। मैं ये बोलने का क्या मकसद, मतलब कि प्लास्टिक रूल्स बहुत सारे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। खाली सिर्फ इनको नहीं, इसको मैन्युफैक्चरर्स को या आप रिसाइकलर्स को नहीं, इवन जो प्लास्टिक डील करते हैं, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जैसे बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स, हॉस्पिटल्स हो या एस्टेब्लिशमेंट्स हो या मॉल्स हो या आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके है। तो वो क्या ओनर जो प्रोड्यूसर
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, EPR। जो भी प्रोड्यूसर, जो भी प्लास्टिक का कोई चीज बना, जैसा आप निजाम भाई बोले, हमारी जिंदगी में ऑलमोस्ट आधे पौने चीजें जो यूज करते हैं, मेजॉरिटी चीजें में प्लास्टिक रहती है। चाहे वो बस हो, प्लेन हो, या घर में बैठ के कुछ ना कुछ ये करो, कुछ ना कुछ प्लास्टिक की बैग की जरूरत होती है। तो ये इतना ज्यादा प्लास्टिक होने वाला है, दुनिया में बहुत सारा प्लास्टिक फैल रहा है। अब खासकर इंडिया में हर साल 10% बढ़ रहा है प्लास्टिक। तो रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर जो है, उन्होंने जो भी मैन्युफैक्चर किया, कोई प्लास्टिक की समझो बकेट्स या चेयर्स मैन्युफैक्चर किया, समझो वो और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल वो पुराने टूटे हुए चीजें लेके रिसाइकलर को देना है। वो चाहे वो प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चर हो रहा हो या कुछ प्लास्टिक डोमेस्टिक आइटम्स बनाने वाला हो या टॉय बनाने वाला हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो क्या रहे। तो 20 माइक्रोन था कैरी बैग, अब 75 हो गया। की थिकनेस ये क्या लॉजिक, क्यों ये थिकनेस, क्यों बढ़ा रहे थिकनेस, क्यों ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स, क्यों इतने स्ट्रिक्ट ला रहे हैं, क्यों? नहीं, इसका व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक क्या? लॉजिक जो सब जानते हैं वो नहीं, लॉजिक जो फंडामेंटल बोलिए। पब्लिक हेल्थ इशू, पब्लिक हेल्थ इशू, नहीं, यू आर ऑल पार्शियली राइट। मेन इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबसे ज्यादा प्लास्टिक तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हाँ? मगर जो भी प्लास्टिक है, अब तो बहुत सारे प्लास्टिक की चीजें हैं इधर, हमें अवॉइड नहीं कर सकते हर चीज। तो प्लास्टिक को एनवायरमेंट में गया वो 200 साल लगते हैं वो पिघलने। तो हमारे समंदर, हमारा सॉइल, हमारा एयर, वाटर सब पोल्यूट हो। ये लॉजिक प्रिंसिपल, एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो इसलिए दुनिया में जगह रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं प्लास्टिक के। ये नहीं कि प्लास्टिक का ये करने के लिए नहीं, अपनी बात भी ठीक है, मगर सबसे उसका लॉजिकल पर्पस एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाह रहा हूँ। जो प्लास्टिक जनरेट होता है, तो समझो थोड़े रिसाइकलर उन्होंने बहुत कमाए, मगर थोड़े से रिसाइकलर्स कम कमा रहे हैं। क्यों कम कमा रहे हैं? उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड है, दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड है। अब 80% हमारे लोग अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्यों है? ऑर्गेनाइज्ड में से क्या है? और एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ प्लास्टिक के बारे में। हाँ, प्लास्टिक के बारे में जो इंडस्ट्री वेस्ट ह्यूज क्वांटिटी इंडिया में जनरेट हो रहा है, उसमें क्रीम ऑफ प्लास्टिक कौन सा है बोलो? ब्रॉड क्लासिफिकेशन कोई बोल सकते हैं कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे वो रॉ मटेरियल बहुत फायदा होता है। कोई बोलते, बोलिए कोई। हाँ, नहीं, मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, मैं ब्रॉड सेंस में जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक में। खैर, मैं बोलना चाह रहा हूँ प्लास्टिक डोमेस्टिक में ज्यादा जाके म्यूनिसिपैलिटी को आके वहां से भी कलेक्ट होके आता है, अलग अलग होता है, उसमें मिक्स भी आता है, सेग्रीगेट होता है, वो 80 to 90% आता है, और उसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। अगर आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग वो दिमाग में रखें तो उसमें प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। प्रॉफिट मिलता है आपको इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री से आता प्लास्टिक, तो ये इंडस्ट्री का प्लास्टिक क्वालिटी का रहता है, वो अलग ही रहता है। बहुत सारे लोग जानते हैं इंडस्ट्री का प्लास्टिक। अब जो हाजिरा एंटरप्राइज करके हम जाके देख रहे हैं हरोली में, उनका पूरा का पूरा इंडस्ट्री आता है, टोयोटा से आता है, बड़े बड़े कंपनियों से आता है, उनका 60% तो इसका नहीं आता। वो जो हमारे एक दोस्त हैं, उनकी डाबसमेंट में फैक्ट्री है, उनके पास इंडस्ट्री का नहीं आता, उनसे भी पुराने हैं रिसाइकलर, जो उनके सामने उनकी कमाई में उनकी 10% भी कमाई नहीं है। क्यों? इनको रॉ मटेरियल कॉस्ट कम में मिलता है इनको। एक तो क्वालिटी का मटेरियल मिलता है और कम में मिलता है। क्यों कम में मिलता है? वो मकसद। अब बोलो क्यों कम में मिलता है इनको? ऑर्गेनाइज को तो क्या ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब बोलिए क्या? नहीं, लाइसेंस। एक तो बेसिक करेक्ट बात बोला, लाइसेंस होल्डर नहीं, ऑफिशियल नहीं, एक तो ऑफिशियल खाली होने से नहीं चलता। क्या है मेन? क्या है? हाँ, मेन क्या है?
उनका प्लांट, अब उनका जैसा तो अभी हमारे दोस्त से एक बातचीत हुई, नारायण दिल्ली में प्लांट है, तो ये बोल रहे हैं नहीं भी बहुत तकलीफ देते हैं। हाँ, वॉशिंग प्लांट होता है और उसमें ग्राइंडिंग होता है, डस्टिंग होता है। डस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए सक्शन हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट रहता है, सक्शन होता है, उसमें क्या होता है, पोल्यूशन नहीं होता। सी क्यों लॉ की बनता है, लॉ की बनता है कि आप सेफ तरीके से एनवायरमेंट पोल्यूट भी नहीं करना, इसीलिए उनको लाइसेंस देते हैं। अब जैसा लेड एसिड बैटरी का अब क्योंकि है वो भी फ्यूचर में बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है लिथियम का, मैं बोल रहा हूँ। अब कोई मुझे एक 20 साल पहले जब लेड एसिड का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट आ गए तो बोला हमारे सिटी मार्केट के लोग आए 10 जने, हमारी रोटी रोजी पे आप नमक डाल रही ना भाई, हमने लाइसेंस नहीं देखो, हमने मुश्किल डाल रही है। मैं बोला अच्छा हजरत आप एक्सप्लेन करो आप कैसा करती प्रोसेस। नहीं मैं कढ़ाई में डालती, पूरा लेट डालती, पिघलाती, वो यूज करती। तो मैं बोला कढ़ाई में पिघलाती ना कितना लेट आता, लेट का पोल्यूशन का मालूम क्या, लेट का इतना स्मॉल ग्राम भी बॉडी में गया तो वो बच्चा की उम्र 30 साल 40 साल के ऊपर उन्हें जीता नहीं। वो बच्चा हर साल ये होते रहती, हर 2-3 साल को वो बच्चे बदलते रहती कि एनवायरमेंट को पोल्यूशन होता है। इसलिए क्या करते, लेट का फर्नेस रहता है, जो फर्नेस रख के फर्नेस में 40 डिग्री पर मेल्ट करके और जो एमिशंस निकलती वो एमिशंस को एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में जाके ट्रीट होकर क्लीन हवा जाते हैं। यानी उसके बनाने से लेड मेल्ट करने से कोई तकलीफ नहीं होती, एसिड स्पिल नहीं होती। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो खाली ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये नहीं कि लाइसेंस रहना, लाइसेंस देना का तो भी प्रोसीजर है। और उससे भी ज्यादा क्या है, पहले 10 साल पहले का था लाइसेंस ले हो गया, अब ऐसा नहीं है। अब मल्टी नेशनल से जो वेस्ट देते हैं आपको, अब जो एक जना कोट करे, हमारे शकील भाई बोलते हैं तो एग्जाम्पल, उन्हें कोट करे मैं 10-20 रुपए केजी को तक लेता हूँ कोको वाला, जरा क्या बोलते 20 को नहीं, हमें तुमने 20 रुपए केजी से नहीं देते, तुमने 15 रुपए केजी से दिया तो तुम्हें पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कर सकते, तुम्हें 15 कोट करो 15 देती है, उल्टा बोलती हो ना, बोलते 20 का तो नहीं 22 दे तो साहब मुझे दो वो वेस्ट करते, नहीं तुम 20 कोट करे, मैं तुम्हारी फैक्ट्री इंस्पेक्ट करे, तुमने मैनेजमेंट को चलाने के वास्ते पैसे की जरूरत पड़ती है, तुमने ये पोल्यूशन कंट्रोल स्टाफ तुमने मेजर्स लेती, तुम्हारी इंडस्ट्री रन करने के वास्ते कॉस्ट इतना होता है, हमें कम तो ज्यादा पैसे लिए तो तुम अननेसेसरी तुम्हें क्या दी इधर उधर फेंक दिए तो या बराबर वॉश नहीं करे तो हमारा नाम खराब होता है। तो ये है पॉलिसी। अब इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या है, हमें क्यों एक रेप्यूटेड कंपनी के प्रोडक्ट को जाती है, जैसा गॉडरेज का अलमीरा की बोलती है, कॉस्ट याद रहती है, क्या भी रहा तो क्वालिटी बिस्किट जाती है, क्या भी चीज लेती है, चॉकलेट लेती है कि क्वालिटी प्राइस देखते नहीं। तो तुम्हें साइंटिफिक तरीके से जब ऑपरेट करती तो नॉट ओनली लाइसेंस, तुम ना उसके साथ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स भी लेना, उसके पास तुम्हारा पास स्टोरेज की जगह रहना। अब समझो आप एक टन का रॉ मटेरियल लेती, तुम्हें 30-40 सेट में 1 टन का रख सकती है। अब बहुत सारे जानकारी है, रख सकती क्या बोलो, नहीं रख सकता। रॉ मटेरियल रोज को 1 टन का प्रोसेस करना का तो तुमने मिनिमम एक 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट की जगह भी होना तुमने रोज को प्रोसेस करने के लिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर इंडस्ट्रियल एरिया में डिमांड है। शकील भाई क्या बोलती, मेरा किस्मत में मैं कमा लिया, ये नहीं, उनके जो रोटी रोजी है तो वो रोटी रोजी उनके नसीब की उन्होंने कमाते हैं। तो आंधे देखंदे सिकंदे मैं कभी भी नहीं बोलता नहीं, ऐसा आप भी ऐसा करना। कल हमारा मकसद है ICCB का वो कि हमें कम्युनिटी में एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को नेटवर्किंग, जैसा निजाम भाई बोले, उन्होंने हमारे फाउंडर मेंबर है, तो जो बोले कि हमें नेटवर्किंग करना, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे के कमियां को छोड़ के हाउ वी कैन टुगेदर डू बिजनेस, तो एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकती है वो करना। तो नॉलेज इज पावर, मेन क्या है नॉलेज। तो नॉलेज के लिए हमें साइट को विजिट कर रही है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे स्टेप्स है करने के, प्रोसीजर क्या, तो उसमें भाई ब्रीफ बोलता हूँ आपको
क्या क्या इम्पोर्टेंट क्या देखते हैं। अब क्वेश्चन एंड आंसर भी मौका देता हूँ आपको, और साइट विजिट के बाद भी और एक बार रिटर्न जर्नी में भी आप देखने के बाद अंदाजा अलग मिलता है आपको, तभी क्वेश्चन उधर साइट पे भी पूछ सकते हैं। हाँ, शकील भी रहते हैं और एक एक्सपर्ट को भी बुलाए हैं जो नाइन दिल्ली से VSC इंडस्ट्रीज करके, शायद उन्होंने भी उधर रहते हैं, उनको भी आप तमाम का तवज्जो चाहता हूँ और तमाम से साइलेंस का भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जब तक आप इत्मीनान समझेंगे नहीं तो आपका वहाँ पर जाना और से कुछ हाथ कर मुश्किल हो जाएगा। तो आप तमाम का तवज्जो चाहता हूँ। इसका जो हमारा मकसद है, रिसाइकल यूनिट में हम लोग क्यों जा रहे हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैसी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो वो जानने से पहले मुझे एज ए ट्रस्टी आपको बताना है कि इंडियन इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो जो IACCB है, इसका मकसद क्या है, हमारी आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम्स हैं, हमारा मकसद क्या है और हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक्सपर्ट जो हैं वो आपको प्रोडक्ट के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में वो तो बताएंगे। मुझे मौका दिया गया है IACCB के बारे में आपको बताने की। तो क्या है एंड ब्यूरो, हमारा मकसद क्या है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम लोग सब मिलकर इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत तिजारत को करेंगे। इंडियन एक्ट जो हमारा इंडियन रेगुलेशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह। तो इसको कैसे करना है हम आपको इसके अंदर गाइड करेंगे, सिखाएंगे और आपकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। हम क्या चाहते हैं, इससे क्या होगा, दो चीज है। एक हमारी आखिरत, जो एक हदीस पाक का मफहूम है, एक ईमानदार ताजिर को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाए की ये हदीस है, सही हदीस है। एक ताजिर को, ईमानदार ताजिर को, तो ईमानदार किसे कहते हैं भाई? आज हमारे लोग इतने बदनाम हो चुके हैं, इतने परेशान कर चुके हैं कि कोई आदमी मुसलमानों के साथ काम करने के लिए 10 बार सोचता है। ये माइंडसेट को हमें चेंज करना है सबसे पहले। इसको कैसा करेंगे? ईमानदारी से, हमारी जबान को सही रखकर, जबान जो देंगे तो उसको निभाकर, ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, हमारा सबसे बड़ा योगदान कहाँ रहेगा? नेशन बिल्डिंग में। नेशन बिल्डिंग किसको बोलते हैं? हमारा जो वतन है इंडिया, अब हम इंडिया के नेशन बिल्डिंग में हम लोग सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करते हैं भाई? हमें प्लास्टिक का या फिर स्क्रैप का या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग इंडिया के नेशन बिल्डिंग में कैसा सपोर्ट करेंगे? ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग टैक्स की अदायगी करेंगे। हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके जाएंगे। अनरजिस्टर्ड बिजनेस को रजिस्टर्ड बिजनेस बनाएंगे। GST के साथ काम करेंगे। तो हम लोग टैक्स पे करेंगे। जो हम लोग टैक्स पे करेंगे हमारी टैक्स की अदायगी से जाता है। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टैक्स तो पे कर ही रहे हैं, बट एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, ये हमें, हमारा हिस्सेदारी इसमें कितनी है, ये भी दिखाना जरूरी है। दो चीज हो गए। तीसरी चीज, अब जो हम लोग ये रिसाइकल यूनिट में, प्लास्टिक रिसाइकल यूनिट में क्यों जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल विजिट क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। अब हमारी जो कौम है काफी हद तक इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस बिजनेस को पुराने नजरिए से देखेंगे तो हम लोग रद्दी का बिजनेस बोल सकते हैं या स्क्रैप का बिजनेस बोल सकते हैं। अब जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं इंडस्ट्री के, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे रिसाइकल इंडस्ट्री आज कहते हैं। रिसाइकल किसको कहते हैं? कोई एक चीज इस्तेमाल हुई तो फेंके बगैर उसको रिप्रोसेस करके फिर उसके इस्तेमाल में लेने, रॉ मटेरियल रिप्रोसेस कैसे सकते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आवाज आ रही है पीछे वहां तक? ये जब बस जंप हो रही है तो थोड़ा माइक भी बंद हो रहा है। अभी आवाज ठीक है? तो जब अब हम ये रिसाइकल इंडस्ट्री में क्यों जा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है,
ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो फॉर्म के लोग हैं इस बिजनेस में काफी अरसे से इन्वॉल्व है अनऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसको रद्दी का कारोबार या स्क्रैप बिजनेस हम लोग कहते हैं, वो कर ही रहे हैं। बट उस स्क्रैप को रीप्रोसेस करके उसको फ्रेश रॉ मटेरियल कैसे बनाएं, ये अगर हम लोग जान लेंगे, एक इंडस्ट्री हमारे को मिल जाएगी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम काम करेंगे, तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिसाइकल कहां पर होता है आपको मालूम है? कौन सी कंट्री में? किसी को मालूम है तो हाथ उठाइए। कहां हो रहा है? नहीं, जर्मनी इज द कंट्री वेयर यू हैव द हाईएस्ट रिसाइकलिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड। चाइना कम्स 4th और 5th। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का है, फिर हमारा इंडिया है। तो इंडिया में कितना पोटेंशियल है आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम जो रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर 45 to 50% प्रोडक्ट्स प्लास्टिक की होती है। चाहे हम लोग खाने का दूध की पैकेट से लेकर सुबह का जो दिन शुरू होता है, जो दूध आप पीते हैं वो एक प्लास्टिक की पन्नी में पैक की जाती है, वहां से लेकर जब तक आप कपड़े को पैक करके एक सूटकेस में लेके जाते हैं वहां तक प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। हर जगह आज प्लास्टिक है। अब उस प्लास्टिक को हम रिसाइकल करेंगे तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप इसका अंदाजा लगाएं। और दूसरी चीज, आज एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हो रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट के काफी नॉर्म्स आ रहे हैं, काफी स्ट्रिक्ट हो रही है। आप ऐसे ही प्लास्टिक इस्तेमाल करके नहीं फेंक सकते हैं, इसको सिंगल यूज प्लास्टिक आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, कई रेस्ट्रिक्शंस है। तो उस सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे रीप्रोसेस करके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे। ये आज हमारा जो टूर का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हैं मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि आईसीसीबी के मेंबर्स बने। आईसीसीबी के मेंबर्स आप कैसे बन सकते हैं? इस तरीके के कई प्रोग्राम्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इससे और ज्यादा प्रोग्राम्स हमारे होंगे। उस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स रहेंगे, उनको या तो ये टूर फ्री रहेंगे या फिर उनको डिस्काउंट रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पेड मेंबर्स को दी जाएगी। जो आपके यहाँ से हम लोग मेंबरशिप फी लेते हैं वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये एनजीओ है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हम लोग कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर आप जितने भी एमसी मेंबर्स देख रहे हैं, जितने भी कमेटी मेंबर्स देख रहे हैं, सारे अपना खुद का पैसा, खुद का वक्त, खुद की जान लगाकर कौम की खिदमत के लिए आए हैं ताकि हमारी दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए। तो इसके अंदर हम तमाम से आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इसके हिस्सा बने, आप इसके पेड मेंबर्स बने। आप इसके अगर पेड मेंबर्स बनना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.iccb.org में जाएं, वहां पर मेंबरशिप का फॉर्म है, उसको क्लिक करें। अपने बिजनेसेस के हिसाब से इंडिविजुअल्स के लिए हमने बहुत ही मुनासिब दाम में, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं उनके फीस के मुकाबले हमारी फीस 10% भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद इससे कुछ प्रॉफिट कमाने की नहीं है। इसके साथ ये जो पैसा आएगा हम लोग ये खर्च करेंगे ताकि हमारी कौम का भला हो। तो इस नीयत से हमने इसको शुरू किया है। हम दरख्वास्त करते हैं आप लोग इसके अंदर मेंबर बने। अब लास्ट चीज मैं कह के मेरी खत्म करता हूँ आज की बात कि चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स बोले तो क्या है? आप लोग एसोसिएशन के नाम से भी बखूबी वाकिफ होंगे। कोई प्लास्टिक का बिजनेस करता है तो प्लास्टिक का एसोसिएशन होता है, कपड़े का होता है, इलेक्ट्रिक वालों का अपना खुद का एसोसिएशन होता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है एक अपर बॉडी है जिसके अंदर तमाम बिजनेस को संभाल लेती है। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का सबसे बड़ा काम क्या होता है, उसको हम एक एक्रोनिम में अगर डिफाइन करेंगे तो उसको एनी बोलते हैं, ANIE। ये स्टैंड्स फॉर एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब क्या है? जो एक इंडस्ट्री की बात डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते, इसको आपको एक रजिस्टर्ड बॉडी चाहिए। तो हम एज अ चेंबर ऑफ कॉमर्स एडवोकेसी का काम करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्री की जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानी है, वो हम लोग गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। और गवर्नमेंट कभी जब एक नया एक्ट बनाती है तो ये सारे चेंबर ऑफ कॉमर्स को बुला के उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए कहती है कि अपने सजेशंस को पेश करें। दूसरा, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नए टैक्स रिफॉर्म्स आते हैं, वो चीज हम हमारे जो मेंबर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं, उसको कैसे करना है। ये हो गया एडवोकेसी। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज है वो है नेटवर्किंग। N स्टैंड्स फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग का सबसे बड़ा पावर मैं आपको एक तारुफ देना चाहता हूं कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान की ताकत वाली कंट्री कौन सी है? पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, पैसे के हिसाब से अगर अमूमन अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहते हैं?
कुवैत कह रहे हैं, यूएई कह रहे हैं, इंडोनेशिया, सऊदी अरब भी कर रहे हैं, इंडोनेशिया। कई कंट्रीज। पूरे जीसीसी को आप मिला लीजिए तो आपके हिसाब से टोटल जीसीसी का पॉपुलेशन कितना होगा? जीसीसी के जितने भी ममालिक हैं उसका पूरा पॉपुलेशन कितना होगा? कितना होगा? 7 करोड़। और हिंदुस्तान का मुसलमानों का पॉपुलेशन कितना है? 25 करोड़। कितना? 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है। अगर तमाम हमारे मुसलमान हिंदुस्तान के इकट्ठा हो गए तो हमारी इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी कि पूरे अरब ममालिक के 4 हिस्से से ज्यादा पैसा हमारे पास होगा। हमारे दिमाग में कभी भी क्या रहता है, शेखों के पास बहुत पैसा है, उनके पास तेल है, उनके पास सोना है। हमारे पास इतना पॉपुलेशन है कि हम लोग नेटवर्किंग के जरिए, एक दूसरे के जरिए हमारा बिजनेस हम लोग शेयर करेंगे। सिर्फ हमारी कम्युनिटी में हम बिजनेस को शेयर करेंगे तो हम 4 जीसीसी के जितना हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो एम फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है? एक दूसरे से मिलकर बिजनेस को बढ़ाना। मैं इलेक्ट्रिक के कारोबार से हूँ, मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में आया हूँ, मेरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कई प्लास्टिक की चीजें लगती हैं। हो सकता है हम दोनों मिलकर, मैं किसी XYZ रामप्पा या तिम्मप्पा के पास से ले रहा हूँ, मैं वो छोड़ के कल हमारे भाई निसार भाई या फिर अब्दुल भाई के पास आऊंगा तो मेरा पैसा मेरे भाई की जेब में जा रहा है। हमारी नियत यह है कि नेटवर्किंग के जरिए आप ये इंटर कम्युनिटी बिजनेस को डेवलप करें ताकि हमारी कम्युनिटी को हम लोग अपलिफ्ट कर सके, मौका दे सके। और हाँ, इसके बाद आती है आई फॉर इंफॉर्मेशन। हम लोग आपको जो लेटेस्ट बिजनेस के ट्रेंड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको हम लोग मुहैया कराते हैं। हमारे मेंबर्स जो हैं दुनिया के कई कोने, अमेरिका में आज क्या नया ट्रेंड चल रहा है, लंदन में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, इंडिया में ही दिल्ली में ट्रेंड अलग होता है, चेन्नई में अलग होता है, कोलकाता में अलग होता है, गुजरात में अलग होता है। तो हमारा जब चेंबर हर जगह हम लोग फैले हुए हैं, हमारे मेंबर्स वहाँ पर बैठे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हम लोग वेबिनार, एग्जाम्पल अभी हमारे लास्ट जो इवेंट हुआ था तो क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स के बारे में हुआ था। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डेटा सेंटर्स क्या है, कोई लोग नहीं जानते थे। हमारे छोटे छोटे बिजनेस में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाया। इसके बाद आता है ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या जरूरी है क्या? आई थिंक मेरी स्पीच थोड़ी ज्यादा हो रही है, लोग बोर हो रहे हैं। हाँ, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, अब ये एजुकेशन की जरूरत क्या है? अभी हम लोग स्कूल को गए, कॉलेज में गए, पढ़ लिए, उस टाइम में पढ़ने नहीं हुआ, अभी इधर चेंबर ऑफ कॉमर्स में आया तो फिर आप एजुकेशन बोल रहे हैं, लेक्चर सुनना क्या जरूरी है क्या एजुकेशन हमारे को? एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसकी कोई उम्र की सीमा नहीं होती। चाहे वो बच्चा नर्सरी में पढ़े, चाहे डॉक्टर PhD करे, उसके अलावा भी कुछ वो रिसर्च करना चाहे तो एजुकेशन की जिंदगी खत्म नहीं होती है। तो एजुकेशन के हिस्से में का आज का ये जो हिस्सा है वो एक स्टडी टूर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये स्टडी टूर में हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि एक प्लास्टिक रिसाइकल यूनिट कैसी होती है, इसके रॉ मटेरियल्स कैसे सोर्स किया जाए, इसको कैसे रिप्रोसेस किया जाए, इसका कॉस्ट इन्वॉल्व क्या होगा, इसको कहां पर आप जाके बेच सकते हैं, इसका मार्केट क्या है, इसके अंदर क्या क्या मशीनरी इन्वॉल्व है, ये आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा। 80% ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आप जो चीज देखते हैं 80% उसको आप हासिल कर सकते हैं। पढ़ते हैं तो 20% हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ हम ये प्रैक्टिकल टूर आपको लेके जा रहे हैं ताकि आप लोग ये सीखें। ये भी हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स की एजुकेशन की जो हमारी सेक्ट है उसका एक हिस्सा है।